Hello dear students, as promised I am back with the answers for December 2020. देखो एग्जाम के टाइम पे मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू किया था क्योंकि मैं आपको टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन आपको प्रॉमिस ज़रूर किया था कि बाद में मैं आपके साथ डिटेल में आंसर्स डिस्कस करूँगी। अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन हाँ एक आधा ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैम इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड दैट इज क्वेश्चन 1A। तो इस वीडियो में खास करके मैं आपकी ये मिस्ट्री सॉल्व करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन 1A का आंसर क्या है। और स्टूडेंट्स मेरे पास ये बुक है, इट इज़ एन ओल्ड बुक जो अभी CA इंस्टीट्यूट पब्लिश नहीं करता है, उन्होंने इसकी पब्लिकेशन स्टॉप कर दी है। इसमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है, तो वही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एंड मोस्टली दैट विल बी द राइट आंसर। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आप जो सबके डाउट्स थे ना वो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, एंड यू ऑल विल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल ऑल हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। उसकी मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये आंसर डिस्कस करने के बाद आप सबको लगेगा कि यार मेरा आंसर तो करेक्ट है। सो कीप वॉचिंग and let us, without wasting any time, discuss the December 2020 paper. Now if you feel कि भाई मुझे नहीं जानने हैं आंसर्स, I don't want to know, अभी मैंने पेपर लिख दिया, that's okay, it's okay, just जो आपको चाहिए वो क्वेश्चन देखो, I'm not forcing you to watch the entire video। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट May 21 में है, November 21 में है, then I will definitely advise you कि भाई एक बार आप solutions देख लो, because pattern is very different from the earlier paper। ओके तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है, हमें क्या लिखना है। सी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ स्पेशली टू नो व्हाट टू राइट, हाउ मच टू राइट। तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये एग्जाम क्वेश्चन था और वो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्क्स कितने हैं और आपको कितना लिखना है ये। If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon ताकि आपको ऐसे ही interesting videos का notification आता रहे। Without wasting any time, let us go to question 1A, the mystery question. वैसे स्टूडेंट्स मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, आपके सबके यही डाउट्स थे, मैम ये सेक्शन 28 हो सकता है, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीजर, या फिर ये इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस हो सकता है क्या? और मैं आपको बोल रही थी नहीं ये सेक्शन 27 है। तभी मैंने आपको स्टूडेंट्स को कहा था कि अभी रुक जाओ, अभी डिस्कस नहीं करते, बाद में मैं पक्का डिकोडिंग का वीडियो लेके आऊंगी, एंड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। चलो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्लॉ क्या है, कि इसमें एक मिस्टेक है जो मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से सब कंफ्यूजन हो रहा है। और थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि जो इंस्टीट्यूट ने अपने नवंबर 2004 में जो आंसर दिया था, ये P2 का क्वेश्चन है, नवंबर 2004 का क्वेश्चन है, वहां पर क्या आंसर दिया था, इस बुक में क्या आंसर है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन मैं पढ़ने वाली नहीं हूं क्योंकि आप एग्जाम दे चुके हो और आपको क्वेश्चन पता होगा। अच्छा, जिनको नहीं पता, जो 21 में देने वाले हैं, उनके लिए फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मिस्टर एक्स इज अ बिजनेसमैन, ही हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद मिस्टर वाई एन इंडस्ट्रियलिस्ट। टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन ही एनलिस्ट्स द सर्विसेज ऑफ मिस्टर सी, अ जुडिशियल ऑफिसर। ये जो वर्ड है ना, इसी वर्ड ने पूरा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि इसमें अभी क्या अप्लाई करें हम। Stating that an amount of 10 lakhs would be paid to him if he does not take up the brief of Mr. Y. C agrees, but at the end of the litigation, Mr. X refuses to pay C. Decide whether C can recover the amount promised by X under the provisions of the Contract Act. Students, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो PE2 नवंबर 2004 का क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा था। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें था मिस्टर सेठ एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद मिस्टर रमन अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन। आप देखो मैंने इसीलिए उसे ऊपर नीचे रखे ताकि आपको पता लगे कि कितना सेम टू सेम क्वेश्चन है सिवाय वो जुडिशियल ऑफिसर वर्ड के।
तो यहाँ पर Mr. Seth, an industrialist, has been fighting a long-drawn litigation with Mr. Raman, another industrialist. To support his legal campaign, Mr. Seth enlists the services of a legal expert, stating that an amount of rupees 5 lakhs would be paid if X does not take up the brief of Mr. Raman. अब यहाँ पर Mr. Seth entails the services of X, a legal expert. नवंबर 2004 में लीगल एक्सपर्ट वर्ड यूज किया है, यहां पर सिर्फ वही एक वर्ड चेंज किया है टू जुडिशियल ऑफिसर. X agrees, but at the end of the litigation, Mr. Seth refuses to pay, decide whether X can recover the amount promised by Seth under the provisions of the Contract Act. Exactly same question है, सिर्फ फर्क इतना है कि जुडिशियल ऑफिसर यहां पर लिखा है और वहां पर उन्होंने लिखा था लीगल एक्सपर्ट. ठीक है, अब हमें दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए. अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर है दैट इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 27. जब मैंने वो वीडियो में आपको सेक्शन 27 बताया था तो मेनी ऑफ यू वर नॉट कन्विंस्ड कि मैम सेक्शन 27 कैसे हो सकता है. यहाँ पर हम उसे बोल रहे हैं कि तुम उसका केस मत लो, उसके अगेंस्ट केस फाइल मत करो. इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस आना चाहिए, सेक्शन 28 आना चाहिए. अब स्टूडेंट सेक्शन 27 के पीछे का लॉजिक क्या है? आप बाकी भी रेफरेंस बुक्स देख लो, वहाँ पर भी यही लिखा है. मेरे जो नोट्स है उसमें भी हमने सेक्शन 27 ही लिखा है और उसके पीछे का लॉजिक ये है, मिस्टर एक्स हैज़ बीन फाइटिंग अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल विद वाई. इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन ही एनलिस्ट द सर्विसेज ऑफ सी, अ जुडिशियल ऑफिसर. अब पूरी मिस्टेक यहाँ पर है. अब जो मैं आपको फ्लॉ के बारे में बता रही थी वो ये है. अब मान लो कि जुडिशियल ऑफिसर नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मैं उसी ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाती हूँ जहाँ पर उन्होंने लिखा है लीगल एक्सपर्ट और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये लीगल एक्सपर्ट मतलब वो लॉयर की बात कर रहे हैं. मैं क्यों अज्यूम कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी. आप किसी लॉयर को बोल रहे हो, सुन लॉयर, मेरा मिस्टर वाई के साथ बहुत पुराना बैटल है, वो तेरे पास आएगा, तू उसका काम मत लेना. आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर एक लॉयर को कि तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा जो प्रोफेशन है वो मत करना और मैं तुम्हें उसका केस नहीं लेने के 10 लाख रुपीस दूंगा. तो हियर व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्टॉपिंग द लीगल एक्सपर्ट, यू आर स्टॉपिंग द लॉयर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज ट्रेड. हमने पढ़ा था सेक्शन 27 में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ट्रेड वर्ड में क्या आता है? ऑल बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन. तो ये यहाँ पर उसका प्रोफेशन है. ओके, तो यू आर टेलिंग द लॉयर कि तुम्हारा काम मत करो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपीस दूंगा. तो यहाँ पर यू आर रिस्ट्रिक्टिंग हिम फ्रॉम कैरिंग आउट ट्रेड. सो दैट इज वाई सेक्शन 27 इज द अप्रोप्रिएट आंसर. अब ये तो करेक्ट आंसर की मैंने बात कर ली आपके साथ में. अब इसमें फ्लॉ क्या है? अब स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने लीगल एक्सपर्ट या लॉयर दिया होता ना तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता. यहाँ पर आप सीधा बोल देते, आप किसी लॉयर को बोल रहे हो मत करो, उसका केस मत लो, इट्स सेक्शन 27. लेकिन प्रॉब्लम आ गई व्हेन दे यूज द वर्ड जुडिशियल ऑफिसर इंस्टेड ऑफ द वर्ड लीगल एक्सपर्ट. अब अगर आप गूगल करोगे तो जुडिशियल ऑफिसर में क्या आता है पता है? जज, मैजिस्ट्रेट या एनी ऑफिसर वर्किंग इन द जुडिशियल कोर्ट, ऐसा कुछ आता है. तो ये एक बात हो गई, ठीक है. तो इससे मुझे लगेगा ओ, इसका मतलब है इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस का ही पार्ट होगा ये. लेकिन दूसरा फ्लॉ यहाँ पर क्या है? दूसरा फ्लॉ ये है कि जुडिशियल ऑफिसर जो जज वगैरह होता है, दे नेवर टेक अप अ ब्रीफ. लॉयर्स टेक अप ब्रीफ्स. अब ब्रीफ का मीनिंग क्या होता है? आप गूगल कर लो, आप विकिपीडिया में देख लो, वहां पर ब्रीफ का क्या मीनिंग, आप लॉ डिक्शनरीज देख लो. ब्रीफ का मीनिंग है कि पेपर वर्क तैयार करना, और ब्रीफ हमेशा क्लाइंट का तैयार किया जाता है. आपका कोई फ्रेंड लॉ पढ़ रहा है, कोई लॉयर है, उससे पूछ लो. ब्रीफ तैयार किया जाता है, लॉयर तैयार करता है अपने क्लाइंट का. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, लॉयर तैयार करता है ब्रीफ अपने क्लाइंट के लिए. अब जुडिशियल ऑफिसर ब्रीफ तो लेगा ही नहीं. अच्छा, जो जज होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर में मैं जज, मैजिस्ट्रेट जो मैं बोल रही हूँ, दे ऑलवेज टेक अप अ मैटर. तो ब्रीफ तो लॉयर लेता है ना. क्लाइंट के पेपर्स तैयार करना, जज के सामने वो पेपर्स रखना, ये प्रूव करना कि मेरा क्लाइंट क्यों सही बोल रहा है, उसे सजा क्यों नहीं होनी चाहिए, लॉयर टेक्स अप अ ब्रीफ. अब जुडिशियल ऑफिसर ना एक्चुअली एक बहुत वेग टर्म है. अगर आप किसी लॉयर को भी पूछ लोगे तो वो यही बोलेगा कि जुडिशियल ऑफिसर में जज तो आते हैं लेकिन लॉयर इज ऑल्सो एन ऑफिसर नो ऑफ द कोर्ट. तो लॉयर करेक्ट अजम्पशन होगा क्योंकि ब्रीफ वर्ड दिया है.
अगर जज या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर वो एंगल से होता तो वो लोग उनको मैटर वर्ड देना चाहिए था, ये नहीं। तो यहाँ पर जो फ्लॉ है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल ऑफिसर इट्स एक्चुअली अ वेरी वेग टर्म, उसमें आता तो मैटर आना चाहिए था। ब्रीफ हमेशा लॉयर ही लेता है, और अगर आप लॉयर को बोल रहे हो तुम ये काम मत करो तो सेक्शन 27 ही आएगा। अच्छा, नाउ द मोमेंट ऑफ सस्पेंस कि मैम आप ये बताओ कि PE2 नवंबर 2004 में क्या आंसर लिखा था। तो स्टूडेंट्स, ये है जो आंसर इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2004 में दिया था इन द मॉडल आंसर। मैं आपको ये बुक में से बता रही हूँ। ओके, लेट अस सी व्हाट द आंसर इज। द प्रॉब्लम आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। According to these essential elements, agreement must not be something which the law declares to be either illegal or void. Void agreement is one without any legal effect. The agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings, they are void. Thus, X cannot recover the amount of 5 lakhs promised by Mr. Seth because it's an illegal agreement. It cannot be enforced by law. तो यहाँ पर हम अगर देखें तो they have taken, it is an agreement opposed to public policy. अब आप मुझे बोलोगे ठीक है मैम, आप सेक्शन 27 बोल रहे हो, वाई नॉट सेक्शन 28 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वाई कांट वी अप्लाई सेक्शन 28? सुनो स्टूडेंट्स, अगर आप सेक्शन 28 ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ पर वन पार्टी इज टेलिंग द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कि तू मेरे पे केस नहीं कर सकता। ये जो सेक्शन 28 है ये अप्लाई करेगा बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी दूसरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को बोल रही है कि तू मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर, अगर मैंने ब्रीच कर भी दिया तो तू मेरे अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकता। दैट इज स्टॉपिंग द अदर पर्सन फ्रॉम टेकिंग लीगल एक्शन। यहां पर एक्स का वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए केस हुआ था। तो एक्स इफ टेल्स वाई कि मैंने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो तू मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, तब सेक्शन 28 आएगा। यहां पर आप किसी लॉयर को बोल रहे हो कि तू तेरा बिजनेस मत कर, इसीलिए मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज सेक्शन 27। आप समझ रहे हो, 28 तभी आएगा जब आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहे हो कि तू मेरे पे केस मत करना। ओके, यहां पर दैट विल नॉट अप्लाई। अच्छा, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मैंने अगर लिखा होगा मैम इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, तो अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर यहां पर देख लोगे जो नवंबर 2004 में दिया था, तो इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस सही निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, हैप्पी मोमेंट ये है कि जो आंसर दिया गया है मॉडल आंसर, उसमें कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन ही नहीं है। सेक्शन 27 नहीं दिया है, सेक्शन 28 नहीं दिया है, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक बहुत ही जनरल आंसर बनाया है दैट दिस एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज इलीगल हेंस वॉइड। इलीगल वर्ड अगर आपने नहीं भी यूज किया है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर आपने लिखा है, तो आइडियली स्पीकिंग अगर मैं नवंबर 2004 का ही आंसर यहाँ पर अप्लाई करूँ तो आपका आंसर करेक्ट है। तो जिन्होंने सेक्शन 28 लिखा है, टेक्निकली वो गलत है, लेकिन अगर आपने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी लिखा है, अगर आपने लिखा है इट इज इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट इज सेक्शन 27, बट बिकॉज द आंसर इज सो जनरल, आप सबका आंसर मान लिया जाएगा। नाउ ये तो हमारी डिस्कशन हो गई। अब हमें ये नहीं पता कि आपके जो सजेस्टेड आंसर आएंगे उसमें क्या लिखा होगा, लेकिन मैंने आपको सारे सिनेरियोज एक्सप्लेन कर दिए कि क्या करेक्ट होना चाहिए, इसमें क्या फ्लॉ है, इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2004 में क्या लिखा था, और अगर कोई भी आंसर आ जाता है तो फिर हमें तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट जो बोलता है वही करेक्ट है हमारे लिए। वी कांट गो टू आर्ग्यू विद दैट, बट डोंट फील टेंस, बी वेरी हैप्पी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी लिखा है, करेक्ट है आंसर। चलो लेट अस प्रोसीड नाउ, उस पर हमारी काफ़ी डिस्कशन हो गई, फिर फटाफट जाएंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या डिस्कस करना है मुझे आपके साथ, यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी एंड कमेंट वेदर दिस इज एन एसोसिएट कंपनी और नॉट। आपको सिर्फ मीनिंग लिखना है, 2 मार्क्स के लिए वो होगा, एंड वेदर इट इज़ एन एसोसिएट कंपनी और नॉट। तो मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन ली है, ये मेरे नोट्स का ही प्रिंट मैंने फ़ोटो ले ली मैंने यहाँ पर, मैंने बोला लिखते कहाँ बैठेंगे हम। तो एसोसिएट कंपनी में आपको क्या लिखना है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है वो एक्सप्लेन करना, दैट्स ऑन द नेक्स्ट पेज।
तो बस आपको डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, एंड इधर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स इट कंट्रोल्स एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन। तो की वर्ड हमारे लिए है 20% ऑफ द वोटिंग पावर। तो यहाँ पर तो अगर हम देखें, डिबेंचर्स तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है वोटिंग, क्योंकि डिबेंचर्स के पास वोटिंग पावर होती ही नहीं है। तो इधर अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स हैं यहाँ पर, लेकिन 15 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़ ब्रिंग्स टू ओनली 15%। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि नहीं, इट इज़ नॉट एन एसोसिएट कंपनी। तो आप कैलकुलेशन दिखाओगे, तो जो May 21 वाले स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, वेटेज के हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन यू हैव टू कमेंट वेदर इट इज़ एन एसोसिएट और नॉट। नेक्स्ट वी हैव राइट एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। तो कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पर आप 4 ही लिखनी है, लेकिन मैंने बताया था ना मेरे कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला मैम हमने तो ये 6 के 6 पॉइंट्स लिख दिए। तो दैट्स ओके, आपके पास टाइम था, आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। एक्सेप्शंस में आपको सिर्फ थ्योरी लिखना है, तो इनमें से आप कोई भी 4, इनमें से आप कोई भी 4 अगर एक्सेप्शंस लिखोगे, वेर यू नो मेक द सेलर नोन, वी टेल हिम द पर्पस, दे आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, सैम्पल और डिस्क्रिप्शन हम अज्यूम करेंगे इट विल बी एज पर द सैम्पल और डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरी क्वेश्चन, तो इसमें नथिंग मच टू डिस्कस। 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स, आपने अगर 6 लिख दिए, वेरी गुड। डिफाइन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो थोड़े से मार्क्स तो डेफिनेशन पे भी जाएंगे। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आकर बोला था मैम यहाँ पर ना सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है, मॉड्यूल में भी सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो देखो यस, हमने भी नोट्स में सिर्फ 4 ही पॉइंट्स दिए हैं, मॉड्यूल में भी 4 ही लिखा है, दैट्स ओके। आपको 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं, यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन है। तो 4 पॉइंट्स अगर मैंने डिफरेंस बिटवीन को दे दिए, तो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 मार्क्स हैं, वो मीनिंग के लिए अलॉट हो जाएंगे। स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द LLP में बी वाउंड अप। तो हमारे नोट्स में से देखो मैंने तो फोटो ही ले ली, मैंने सोचा कि कहाँ हम लिखते बैठेंगे। चलो, द वाइंडिंग अप में बी आइदर वॉलेंटरीली और बाय द ट्राइब्यूनल। स्टूडेंट्स जो May 21 नवंबर 21 के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। आप ये मत सोचो कि अरे अभी तो दिसंबर में आ गया था, हमारे अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। दे मे आस्क यू। Okay, so circumstances wherein it may be wound up, if the LLP decides that it should be wound up by the tribunal, तो हम ही चले जाते हैं, बोलते हैं वाइंडिंग अप कर दो। If for more than 6 months the number is reduced below 2, तो मिनिमम 2 है, उसके नीचे अगर आप कर रहे हो, 6 महीने हो गए अभी तक आपने मेंबर्स बढ़ाए नहीं, पार्टनर्स बढ़ाए नहीं, तो ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर सकता है। LLP is unable to pay the debts, ठीक है। You have acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो वो इंडिया के सोवरेनिटी और इंटरेस्ट के खिलाफ है। जैसे अभी जो चाइनीज़ ऐप्स बंद किए थे, वो क्यों बंद किए? बिकॉज दे वर अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तुम हमारे सोल्जर्स के अगेंस्ट ये कर रहे हो, हम तुम्हारे ऐप्स यहाँ पर आने नहीं देंगे। सो कुछ ऐसा एक्ट है जो सिक्योरिटी या फिर सोवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम वो बिजनेस ही बंद करवा देंगे। If the LLP has defaulted in filing with the registrar the statement of account, solvency, annual return for 5 consecutive years, या फिर any other just or equitable round, तो आप फाइलिंग नहीं करोगे, तो आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं अथॉरिटीज़, बोलते कि नहीं फिर हम वाइंडिंग अप कर देंगे, तो जल्दी जल्दी फाइलिंग करो वरना वाइंडिंग अप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? 5 मार्क्स का था। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 मेन पॉइंट्स है, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, दैट इज़ द 6th पॉइंट। तो ये तो हो गया LLP के लिए। फटाफट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी सब देख लिया होगा, आपने कंपेयर भी कर लिया होगा। तो जस्ट एन ओवरव्यू कि भाई हमने ठीक लिखा है या नहीं। चलो, व्हाट इज़ मेंट बाय पार्टनरशिप एट विल, इसमें मैं क्या डिस्कस करूँ आपके साथ में। पार्टनरशिप में जहाँ पर टाइम फिक्स्ड नहीं है, जब मर्जी है पार्टनर की एक नोटिस देकर डिसोल्यूशन करवा सकता है। आप नोटिस करोगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पर कन्वीनियंटली, बहुत ही आसानी से हम लिख पाएंगे। अच्छा, कमेंट ऑन द राइट टू एक्सपेल अ पार्टनर मस्ट बी एक्सरसाइज इन गुड फेथ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बात नोटिस करनी है, राइट टू एक्सपेल के बारे में आपको लिखना है और गुड फेथ के बारे में लिखना है। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये।
तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो ये हमारे नोट्स में यहाँ पर है तो मैंने वही ले लिया। कंडीशंस फॉर एक्सपल्शन क्या है, द पावर मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके ना कीवर्ड्स क्या होने चाहिए पता है, पावर मस्ट एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये कीवर्ड्स हैं। आजू बाजू के वर्ड्स आपने बना लिए चलता है, कीवर्ड्स है ना, बी हैप्पी। पावर मस्ट बी एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी एंड इन गुड फेथ। अरे फिर गुड फेथ का मतलब क्या है, expulsion must be in the interest of the partnership. Partner to be expelled is served with a notice and he is given an opportunity of being heard. तो students आपको जो कीवर्ड्स है ना वो ध्यान में देने हैं, इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको हमें नोटिस देना चाहिए कि भाई तुमको हम निकाल रहे हैं, एंड यू मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वी मस्ट टेल हिम कि भाई क्यों नहीं निकाले बताओ। आपको चाहिए ना तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन 2 मार्क्स के लिए मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम्पल लिखना चाहिए था वहाँ पर। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता, जस्ट इन केस 4 मार्क्स का आता, तो आप ये चारों पॉइंट्स लिखते कि कंडीशन क्या है फॉर वैलिड एक्सपल्शन, गुड फेथ क्या होता है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, देन रॉन्गफुल एक्सपल्शन, इट इज़ नल एंड वॉइड, यू कैन बी रीइंस्टेटेड। फिर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने पूरा एग्जाम्पल लिखा है, बट ओनली इफ इट इज़ फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। चलो तो वो तो 2 मार्क्स का था, आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यू कांट फाइल केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, बट थर्ड पार्टी कैन फाइल केस अगेंस्ट यू, यू कैन नॉट सू द फर्म। इसे आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स का है। एंड देन येस, व्हेन इज द what rights are not affected, तो नॉन रजिस्ट्रेशन will not affect the third party's right to file a case, your right to get the firm dissolved, to realize the assets in case of dissolved firm, and the power of the official receiver assignee to release the property, मतलब to sell the property and pay off your liabilities, and to bring an action against the third party। तो भले ही आप अनरजिस्टर्ड हो लेकिन इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए हम केस भी कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन है नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो आप सामने वाले के अगेंस्ट केस करके रिकवरी भी कर सकते हो। अगर आपका जो सेट ऑफ का वैल्यू है वो 100 रुपीज़ से कम है तो सेट ऑफ भी मिलेगा। तो मान लो मुझे किसी को 10,000 रुपये देने हैं और उससे 1,000 रुपये लेने हैं, तो सेट ऑफ नहीं मिलेगा बिकॉज द सेट ऑफ इज़ नाउ मोर देन 100 रुपीज़। लेकिन अगर मुझे उससे मान लो कि 90 रुपीज़ लेने हैं, हाँ तो 90 रुपीज़ का सेट ऑफ मिल जाएगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 100। ओके, देन अनदर क्वेश्चन, इसमें भी ना कन्फ्यूजन है, मुझे स्टूडेंट्स का कॉल आया था तो इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मिस्टर एस एंड आर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट wherein S agreed to deliver the paper cup manufacture machine to R and to receive payment on delivery. Now students, hint, जो मई और नवंबर 21 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जब आपको कोई भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इमीजिएटली इसे एरो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप अपने भी अंडरस्टैंडिंग और वो लिखते जाओगे तो आपको दोबारा से क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, यू नीड नॉट रीड इट अगेन। So here Mr. S and R, they made a contract wherein S agreed to deliver machine to R and receive payment on delivery. तो वो machine देगा, पैसे मिल जाएंगे। On delivery, R did not pay the price. Decide whether S is bound to perform his promise. तो आप लिखोगे no, उसने मशीन नहीं दी तो फिर मैं क्यों पैसे दूँ, और वो पैसे नहीं देगा तो मैं मशीन क्यों दूँ। तो यहाँ पर मिस्टर एस इज़ नॉट बाउंड टू फुलफिल बिकॉज आर इज़ नॉट रेडी टू पे द मनी। अब यहाँ पर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एंगल से भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए तो फिर मैं मशीन नहीं दूंगी। यहाँ पर आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। कैसे? कॉन्करेंट मतलब आप डिलीवरी दो, तुरंत मैं पैसे दे दूंगी। बोथ हैव टू हैपन साइमल्टेनियसली, द परफॉर्मेंस हैपन साइमल्टेनियसली। वन पार्टी नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस इफ द अदर पार्टी हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस। तो तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं मशीन नहीं दूंगी, क्योंकि दोनों को साथ में होना चाहिए ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया है तो भी करेक्ट ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये 6 मार्क्स के लिए ना 3 क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने।
तो इसका मतलब है कि हर एक के लिए 2 मार्क्स की एलोकेशन होगी। तो अभी 2 मार्क्स के लिए कितना लिखें, दैट इज़ वन क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स नॉर्मली आस्क मी, मैम कितना लिखना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग 3 to 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। आप ना क्या करोगे, पहले पैराग्राफ में केस डिस्कशन करोगे, लिखोगे कि पहले तो थ्योरी लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट क्या होता है, या अगर आप ब्रीच के बारे में लिख रहे हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आप थोड़ी सी थ्योरी लिखोगे एंड यू विल डिस्कस द केस, और फिर आप सोल्यूशन की तरफ आओगे। लास्ट पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे। अच्छा, अगर सपोज आप मुझे लेंथ के बारे में पूछते कि मैम ये इतना 2 मार्क्स के लिए कितनी लेंथ आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से लाइक मे बी 10 लाइन्स और 8 लाइन्स डिपेंडिंग ऑन योर हैंड राइटिंग एक्चुअली। लेकिन 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, आपने अगर लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मिस्टर वाई गेव लोन टू जी ऑफ 30,000. G defaulted in the loan on the due date. Debt became time barred debt है। अच्छा, आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मतलब बाद में G एग्रीज। अभी मैंने देखो कैसे लिखा है यहाँ पर, Y ने G को लोन दिया और G बाद में जब टाइम बार हो जाता है तो बोलता है मैं तेरे को पैसे देने को तैयार हूँ। तो इज द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल? यस इट इज़ एनफोर्सिबल। नो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। लेकिन 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 आपको ये भी लिखना चाहिए, प्रॉमिस शुड बी इन राइटिंग, साइंड बाय द प्रॉमिसर एंड इट रिलेट्स टू अ टाइम बार्ड डेट। तो वो लिखोगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप टाइम बार्ड डेट तभी एनफोर्स कर सकते हो व्हेन इट ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। A and B entered into a contract to supply unique item. ये आपका कीवर्ड है, हिंट मिल गया। Alternate is not available in the market. A refused to supply the unique item. What directions could be given by the court for breach of contract? Now, यहाँ पर यूनिक आइटम है, मतलब अगर ब्रीच हो गया तो डैमेजेस विल नॉट बी अ सफिशिएंट रेमेडी, क्योंकि वो गुड्स आपको किधर और से मिलेंगे ही नहीं। स्टूडेंट आप में से ही किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है इस पर आप अलग से वीडियो कीजिए। तो येस, इन द कमिंग वीक आई एम गोइंग टू पुट अप द वीडियो ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो वो स्टूडेंट जिसने डिमांड की थी, मुझे याद है ये वीक में आपका वीडियो आने वाला है। तो आप यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखोगे, आप लिखोगे रेमेडीज़ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, थोड़ा थोड़ा ये एक्सप्लेन करना है। हाँ, मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, इसीलिए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम जा रहे हैं। ऑल्टरनेट इज़ नॉट अवेलेबल, सो ही विल नॉट बी एबल टू गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। एंड ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इट इज़ गिवन ओनली एंड ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट बोलेगा तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा। तो आपके आंसर में ना स्टूडेंट्स कीवर्ड्स में ये कोर्ट वर्ड आना चाहिए, और उसी का हिंट देखो क्वेश्चन में भी दिया है, गिवन बाय द कोर्ट। सो दिस रेमेडी इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। एक्सप्लेन एनी 6 circumstances wherein non-owner can convey a better title। तो सेल बाय नॉन ओनर के बारे में पूछा है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखो ये है सेल बाय नॉन ओनर। आपने वो अगर लैटिन फ्रेज लिखा है ना तो सुपर्ब है। लैटिन फ्रेज, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज़ नॉट गॉट, वेरी गुड। तो ये एक्सेप्शंस है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय ओनर बाय एस्टॉपल। स्टूडेंट्स ये हमारे नोट्स में से है तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, आपने अगर मॉड्यूल से लिखा है या किधर और से भी लिखा है तो ये आंसर तो आपको आ ही गया होगा। Then sale by person in possession under avoidable contract, sale by person in possession, आप कोई भी इसमें से आप 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, 6 मार्क्स का है। अच्छा, आप अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर क्या पूछते हैं कि मैम हर केस में हमें एग्जाम्पल लिखना है क्या? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज़ ओनली अ 6 मार्क क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अगर आप बोलते हो मैम मेरे पास टाइम है, मैं क्यों ना लिखूँ, मुझे आता भी है, तो प्लीज़ लिखो, प्लीज़। येस, अगर आपको याद आता है एग्जाम्पल, आपके पास टाइम है तो लिखो। इट विल ऑलवेज, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, इट विल ऐड लॉट ऑफ वेट टू योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ आर ओन्स अ 2-wheeler विच शी हैज़ हैंडेड ओवर टू हर फ्रेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इवन आफ्टर अ वीक उसने ना पेमेंट की और ना गुड्स रिटर्न की, इंस्टेड शी प्लेज्ड इट। ऑल राइट, तो यहाँ पर अच्छा मैंने कुछ मिस कर दिया लगता है। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पर। अच्छा चलो वो भी देख लेते हैं। PQR दे आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी 6 मार्क्स का था।
तो पी एंड क्यू है, दे हैव डिसाइडेड टू लीव द पार्टनरशिप, आर एन एस कंटिन्यू। लेकिन अगर उनका सेटलमेंट नहीं हुआ है तो अगर वो एक कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कर सकते हैं क्या? ये भी थ्योरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेक्शन 36 एंड 37 का क्वेश्चन है। तो सेक्शन 36 में राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, आप यही पॉइंट्स लिखोगे, एंड राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। तो अगर आप उनकी प्रॉपर्टी यूज़ करते जा रहे हो तो फिर हाँ, आपको उनको प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा ऑन वॉट एवर अमाउंट दैट यू आर यूजिंग। वो नहीं दे रहे तो 6% इंटरेस्ट देना है। तो एज सच वो थ्योरी क्वेश्चन है, सिर्फ उसे थोड़ा प्रैक्टिकली उन्होंने सजाया है। सो वॉट विल बी द मार्क्स एलोकेशन? Maybe half, that is 3 marks for section 36 and 3 marks for section 37. Next question कर लेते हैं। यहाँ पर R owns a two-wheeler. She hands it over to her friend on sale or return basis. After a week, Miss X neither returned nor made any payment. Instead, she pledged the vehicle to A. R now wants to claim the two-wheeler. Will she succeed? So this is nothing but sale or return basis. तो यहाँ पर 3 circumstances होते हैं that buyer signifies his approval, तभी sale होगा, और he does any act adopting the transaction, या फिर he fails to return। तो यहाँ पे जो हिंट आपको होना चाहिए दैट इज़ उसने आगे प्लेज कर दिया, मतलब वो मानने लगा कि ये तो मेरे ही गुड्स हैं। दिस इज़ नथिंग बट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ये आपके आंसर में होगा तो बेटर है, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। ही हैज़ अडॉप्टेड द ट्रांजैक्शन। 6 मार्क्स का है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट रिकोर्स इज़ अवेलेबल, तो सेल तो हो जाता है बिकॉज यू हैव सोल्ड इट फॉर द मीन्स यू हैव इम्प्लाइड कि मुझे तो ये गुड्स चाहिए। And will your answer be different if the vehicle would remain the property of R until the price is paid? So this is sale for cash only or return. तो 6 मार्क्स है तो 3 मार्क्स होगा। थ्योरी लिखना है, थोड़ा केस से उसे रिलेट भी करना है। What are the significant points of section 8 कंपनी? इस पर मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछा था कि मैम एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या है हमें। समथिंग विच इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर कंपनीज। तो आपको कुछ नहीं बट सेक्शन 8 के प्रिविलेजेस लिखने हैं। अच्छा, आपको क्या लिखना है ये देखो, ये लिखना है आपको। मैंने ना 6 मार्क्स है तो 6 पॉइंट्स मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए हैं। लाइसेंस्ड कंपनी या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यही पढ़ रही हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। तो दिस कंपनी प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द मेंबर्स। अब ये अगर आपने अलग से ना लिखकर आपने वो मीनिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, देन इट प्रोहिबिट्स, तो चलेगा, दैट्स ओके, यू हैव रिटन ना। It need not add the words limited or private limited at the end of its name. Partnership can also become a member. वैसे पार्टनरशिप किसी और कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, पार्टनर्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन अ फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लाइसेंस्ड कंपनी। फिर प्रिविलेजेस में और क्या आएगा? The company can call its general meeting by just giving 14 days notice instead of the usual 21 days of notice. ये इंटर में आप ज़्यादा पढ़ोगे इसके बारे में, नोटिस क्या होता है, मीटिंग्स कैसे होल्ड होती हैं। Requirements of minimum number of directors, independent directors, this does not apply. Such company need not constitute a nomination and remuneration committee, shareholders relation committee, etc. जो बाकी companies को करना पड़ता है, which is that's a public company, not even private, but हाँ है तो सही ना ये। this is something which section 8 company need not do but other companies are required. तो 6 points आराम से आ जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर first 3 points and then यहाँ पे बाकी के, and if you write more then that's perfectly fine, but these are the points which are distinguishing the company, the section 8 company from other companies. Okay, difference between wagering and contract of insurance. students ये भी ना एक past exam question है जो मई 2018 का क्वेश्चन है। देखो कि वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो आपको मॉड्यूल में भी ये मिल जाएगा इसका आंसर। तो यही बस डिफरेंस बिटवीन थ्योरी क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू द लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। ठीक है, अगर पार्टनर ने कुछ एसेट उसके पास आया, मनी आया और वो मिस अप्लाई कर दिया, तो ये 2 केसेस आपको लिखने हैं। पार्टनर रिसीव्स मनी एंड misapplies it. Okay, so partner receives the money, जैसे A, B, C they are partners of a trading firm. D the debtor repays his debt to A. तो debtor आया, उसने A को पैसे दिए, A does not inform B and C, he misapplies it. debtor तो रिलीज हो जाता है,
हम डेटर को ये नहीं बोल सकते कि तू वापस से पेमेंट कर, मेरे एक पार्टनर ने पैसे खर्च कर दिए. फर्म इज लायबल. Where the firm in the normal course of business receives money or property from the third person and the same is misapplied by other partners. तो दोनों में फ़र्क क्या है स्टूडेंट्स? पहले केस में जिसे पैसे मिले वही मिसअप्लाई कर रहा है. सेकेंड केस में पैसे या प्रॉपर्टी मुझे मिली लेकिन मिसअप्लाई किसी और ने की, तो भी फर्म लायबल है. जैसे हमने वहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, A, B, C, they are partners of a place of car parking. X parks his car. In the meantime, A sells the car. तो ये लोग कार पार्किंग के ओनर्स हैं. X ने अपनी कार वहाँ पर पार्क की, A ने वो कार किसी और को सेल कर दी और पैसे ले लिए. तो द फर्म इज़ लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ A. आपको किसी ने शेयर्स दिए थे संभाल के रखने के, आपके दूसरे पार्टनर ने शेयर्स बेच दिए, पैसे खर्च कर दिए, फर्म इज़ लायबल. तो इसमें यही 2 पॉइंट्स है, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए ही है ना ये, तो ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट्स, इसमें से अगर आपको लगता है कि अरे मेरा ये शायद रॉन्ग है, शायद मैंने ये नहीं लिखा, प्लीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है. एक आध क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स ओके. फॉरेन कंपनी का मीनिंग बस यहाँ पर आपको बताना है. लास्ट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज़ अ फॉरेन कंपनी? सेक्शन 2 क्लॉज 42. अगर आपने सेक्शन नंबर्स नहीं लिखे, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन. कंटेंट बराबर है ना. किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि मैम मेरा कंक्लूजन रॉन्ग है लेकिन मेरे बाकी के पॉइंट्स सब करेक्ट है. यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी, डोंट वरी. अभी मत सोचो इसके बारे में. ये सिर्फ आपको एक तसल्ली देने के लिए कि हाँ मेरा करेक्ट है, कॉन्फिडेंस देने के लिए. अभी एग्ज़ाम को काफ़ी दिन हो गए, मैंने भी आपको काफ़ी टाइम दिया टू एब्जॉर्ब द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. फिर मैं आई हूँ आपके लिए. और ये वीडियो स्टूडेंट्स आपको ही नहीं बट May 21 और November 21 के स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा. एटलीस्ट दे विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपरली. मेरा यही एम है ये वीडियो करने का, दैट दे शुड नाउ नो हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर May 21. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट की थी, मैम आपने लॉ का तो बता दिया, इंग्लिश क्यों नहीं डिस्कस किया? तो चलो इंग्लिश भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो चलो फिर मैं पूरा तो नहीं डिस्कस करूँगी, लेकिन हाँ जो डिस्कस करने जैसा है वो ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी फॉर इंग्लिश. एटलीस्ट आपको ये तो पता लग जाएगा कि ठीक है हमारा आंसर अगर करेक्ट है वेरी गुड, नहीं है तो क्यों नहीं है, एटलीस्ट आपको रीज़न तो पता चल जाएगा. कॉम्प्रीहेंशन में they have asked 3 questions. नॉर्मली ट्रेंड क्या था? 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स ऑफ समरी. तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आते थे, समरी का 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आता था. अभी समरी उन्होंने पूछी ही नहीं है. What could be the possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualification? 2 मार्क का क्वेश्चन है. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? आपने पैसेज पढ़ा एंड द पॉसिबल रीजन्स फॉर द एम्प्लॉयज़ quitting the organization is that the company would reimburse 90% of their educational cost for acquiring a higher degree. Once they cleared the examination, they would seek reimbursement and then later on quit the company. So that could be the possible reasons. And also they did not see a future in this company. They did not see a growth in this company and therefore they quit the company. Is there any need to amend or abandon the policy? So yes, there is a need to amend because people are taking advantage of that. The possible suggestion that we can give them is to keep in a lock-in period. Okay, to introduce a lock-in period of 3 years, so that after claiming reimbursement and acquiring a higher qualification, if you're claiming reimbursement, you cannot leave the company for a minimum 3 years. So yes, we can suggest. Now the third question, students over here, what measures do you suggest for overcoming high employee attrition? This seems like a very general question. मतलब जैसे मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, he said कि मैम यहाँ पर तो कितना जनरल लगता है. What measures do you suggest for overcoming high employee attrition problem? Attrition मतलब लोग छोड़ के जा रहे हैं. तो यहाँ पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना. देखो कुछ भी लिख सकते हो हाँ, लेकिन आपको जो आपका आंसर है वो कॉन्टेक्स्ट में ही लिखना चाहिए, इस पैसेज के बेसिस पे ही लिखना चाहिए. तो व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट? पहली बात तो यू बिफोर दे गो इन फॉर अ हायर डिग्री दे सीक द अप्रूवल ऑफ HR. वहाँ पर ही बोल देना चाहिए दैट एक रोड मैप हम अगर उनको दे दें दैट यू नो आफ्टर यू अक्वायर दिस डिग्री वी मे प्रमोट यू फॉर आफ्टर अ ईयर. तो उनको क्या लगता है 1 साल के बाद प्रमोशन मिलने वाला है तो हम यहीं पर रह जाएं. और यू नो we will increase your salary but after you work with us for at least 2 years. So आपको जो भी आंसर लिखना है वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही लिखना है.
ठीक है, फिर तो है नोट मेकिंग है, समरी है, इसमें तो मैं नहीं बता सकती आपको बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव रिटन। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स द ट्रुथ वाइल स्पीकर मे प्ले विद वर्ड्स टू हाइड द ट्रूथ कमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर लिखना, ये कम्युनिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप नोट्स मॉड्यूल पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में लिखा है, लेकिन हाउ इट इज़ यूज टू हाइड द ट्रूथ इसके बारे में नहीं लिखा है। तो ये आप अपने ओन वर्ड्स में, आप अपनी नॉलेज या जो भी आपको पता है वो बेसिस पे आंसर कर सकते हो। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? फेशियल एक्सप्रेशन, स्टैंसेस, जेस्चर्स, टच, एनी अदर फिजिकल साइन। Then how can that be used to know whether the person is hiding the truth or not? So fidgeting with the nose, generally ना ऐसा बोलते हैं कि तुम अगर झूठ बोल रहे हो, you try to hide your mouth and you fidget with your nose, or you can also be very fidgety, बहुत tense कि पता नहीं मेरा झूठ तो नहीं पकड़ा जाएगा। No eye contact, person यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है या नीचे देखेगा, it means that person is lying. You can write these general points. आपका आंसर अगर general है, don't worry, it's okay. What is the meaning of the word scintillating? Now it is glittering. The meaning is glittering, shining. तो correct answer is option 2. A जो smoldering का meaning है, it means the process of slow burning with smoke but no flames. Okay, so smoldering means very hot. Something is burning but there's no flame in it. So here the answer is 2, second option. Then fidelity. Fidelity means loyalty. Okay, that in a relationship there is trust, there is fidelity, we are loyal to the partner. इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट आपको बताना है. Then the correct option is option 2, which means changeability. So inconstancy, which means changeability, जहाँ पर you're not very loyal to your partner. Like infidelity is also an antonym. Then we have changed it to indirect speech. Varun said every kid should learn coding. तो इसका indirect होगा Varun said that every kid should learn coding. अगर आपने लिखा है that every kid should learn to code, वो भी correct हो सकता है because that is also a correct way of writing, that every kid should learn to code. वो भी correct है. Every kid should learn coding, that is also correct. प्रेसी आप लिखोगे विद हेडिंग, 1/3 ऑफ द लेंथ में रिड्यूस करना है आपको. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो ये तो एक प्योर थ्योरी क्वेश्चन है. इट फॉलो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस, हायरार्की इज़ टू बी फॉलोड, फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मेट एंड लैंग्वेज इज़ टू बी यूज्ड. तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको. जनरली कम्युनिकेशन से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं. Encoding the matter is an important element of communication. You have to comment. Now, what is the meaning of encoding? It means the process of turning your thoughts into action, into communication. Students, ये जो अभी नए मॉड्यूल्स आए हैं ना May 21 के लिए, तो उसमें ये encoding वाला पार्ट नहीं है, अभी उन्होंने निकाल दिया वो प्रोसेस जो था. तो encoder uses a medium to send the message. तो एनकोडर शुड टेक इनटू अकाउंट एनी नॉइज़, जैसे ना बाहर मशीन की नॉइज़ है या फिर स्टैटिक है इन द कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन, और देयर मस्ट बी एनी नॉइज़ विच मे इंटरफियर विद द मैसेज. चूज द वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब्स कंसाइज. कंसाइज मीन्स ब्रीफ. ओके, ब्रीफ. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिप्टिक. क्रिप्टिक मैसेजेस होते हैं ना, जो कोडेड मैसेजेस होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं. जैसे आपने कोई बुक में या कहाँ पर पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में लोग ऐसे साइंस और सिंबल्स के उसमें या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, तो उसमें क्रिप्टिक मैसेजेस भेजते थे. सो दैट इज़ अ मिस्टीरियस मैसेज. इट हैज़ टू बी डीकोडेड प्रॉपर्ली. Now change the sentence to indirect speech. Do you suppose you know better than your own father? Jeered his angry mother. तो यहाँ पर क्या आएगा? His angry mother jeered. Okay, तो many of you may say, ma'am, can we write jeered? His mother jeered angrily. तो आप लिख सकते हो, but this is the correct answer. His angry mother jeered and asked whether he supposed that he knew better than his own father. तो jeered का मीनिंग है to make rude or mocking remarks. क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड से ज़्यादा पता है? तो his angry mother, now mother के साथ angry आएगा because mother is angry. So his angry mother jeered and asked whether he supposed he knew better than his own father. Then listening
स्किल्स ये मॉड्यूल का ही है तो मैंने वहीं से लिया है, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, द क्रू क्लीन द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज क्लीन्ड बाय द क्रू। देन पैसिव टू एक्टिव करना है, द हाउस was remodeled by the homeowners to help it sell. So the homeowners remodeled the house to help it sell. Change to indirect speech. Socrates said virtue is its own reward. अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये चेंज नहीं होने वाला, इसीलिए जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में करोगे तो टेंस वही रहेगी। Socrates said that virtue is its own reward. वॉज नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये पहले था अभी नहीं है ऐसा नहीं है, इट इज नाउ ऑल्सो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसीलिए टेंस सेम ही रहेगा। देन वी हैव व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, ये तो मॉड्यूल में से ही है। ईडियम का मीनिंग टू बी अ मास्टर माइंड, इट मीन्स टू बी अ पायनियर। मैंने इसे सेंटेंस में भी यूज करके आपको दिखाया है ताकि आपको अब एप्लीकेशन भी पता लगे। द एडवर्टाइजिंग मैनेजर इज़ द मास्टर माइंड ऑफ आवर न्यू मार्केटिंग पॉलिसी। मतलब ये जो मार्केटिंग पॉलिसी इतनी बढ़िया हो गई है ना, इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है, ये इसी का मास्टर माइंड है, इसी ने ये सब के बारे में सोचा था। एट एंड्स विट, आई एम एट माई एंड्स आई एम एट माई विट्स एंड, उल्टा बोल दिया, आई एम एट माई विट्स एंड विद दिस इंटरनेट, इट्स अनबिलीविंगली स्लो। मतलब कि आई एम पजल्ड, आई एम परप्लेक्स्ड कि यार ये क्या करूँ ये इंटरनेट के साथ में, ये इतना अनबिलीवेबली स्लो है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया तो नथिंग इज़ हैपनिंग। कभी कभार हम मैथ्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, करते जाते हैं, आंसर नहीं मिलता, देन वी आर एट अवर विट्स एंड कि अभी क्या करें, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। नाउ चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, विल यू टेल मी अ स्टोरी, विल आई बी टोल्ड अ स्टोरी बाय यू। मी हो जाएगा आई, विल आई बी टोल्ड द स्टोरी बाय यू। कभी कभार अगर आपको एग्जाम में मतलब ऐसा कन्फ्यूजन होता है ना कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं, तो फिर उसको पैसिव को एक्टिव में भी करके देखो। तो विल आई बी टोल्ड अ स्टोरी बाय यू, विल यू टेल मी अ स्टोरी, है ना, आता है ना वो आंसर। देन मीनिंग ऑफ कॉम्बैट था, उसमें वैसे तो ये सब कुछ मोर और लेस सिमिलर लगते हैं लेकिन उसका करेक्ट आंसर है फाइट। तो 5 militants were shot down in a combat, मतलब लड़ाई हो रही थी and 5 militants were shot down. Next we have write a letter, so that's just a letter writing thing. And with this I think we have come to an end. Yes, we have come to an end on the discussion. तो स्टूडेंट्स आपने मुझे रिक्वेस्ट किया था मैम इंग्लिश भी डिस्कस करो, तो मैंने वो भी डिस्कस किया है आपके साथ। लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो हमने अभी गलतियाँ की हैं वो हम अपनी लाइफ में ना दोहराएं। कभी ये इंग्लिश का कोई क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट हमें नॉलेज तो मिल गई। अभी वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो मेरा आंसर रॉन्ग है, मेरा आंसर सही नहीं है, मेरे मार्क्स चले जाएंगे, ये सब मत सोचो कि कोई बात नहीं, मेरा रॉन्ग है तो क्या हुआ, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, पास तो हम हो ही जाएंगे। सो स्टे पॉजिटिव टिल योर रिजल्ट, डोंट वरी, जो हो गया वो अब हो गया। उन गलतियों को आप सोचो मत, उनसे आप कैसे सीख सकते हो ये देखो। इफ़ यू लाइक दिस पेपर डिस्कशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग।